नमस्कार दोस्तों। सो यूपीएससी सीएससी मेंस कल खत्म हो गए हैं और आई होप सबके बहुत अच्छे से गए होंगे और सभी अपना नाम फाइनल लिस्ट में देख पाए। प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होगा, बट एनीवे, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। और अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। सो ये वाली वीडियो जो है वो मैथ्स ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली है कि हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन। पेपर वन अगर आप देखोगे तो हमारे पास 250 मार्क्स का हर एक पेपर होता है। 250 मार्क्स, दो ऑप्शनल पेपर्स, 250 मार्क्स। पेपर वन में फिर से दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन वन, सेक्शन ए कहते हैं, सेक्शन बी कहते हैं। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 3 यूनिट है और 3 ही यूनिट हमारे पास सेक्शन बी के अंदर होती है। तो सेक्शन ए के अंदर जो यूनिट हमारे पास है वो है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद कैलकुलस, और फिर थर्ड यूनिट जो आती है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। सेक्शन बी के अंदर भी हमारे पास 3 यूनिट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस, एंड सिक्स्थ यूनिट जो है वो है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। तो टोटल क्या होता है, अगर मैं थोड़ी सी पेपर की स्कीम डिस्कस करूं तो हमारे पास दोनों सेक्शन में चार चार क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन वन, सेक्शन ए के अंदर भी हमारे पास चार क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी के अंदर भी हमारे पास कितने होते हैं, चार क्वेश्चंस होते हैं। तो 1 2 3 4 ये चार क्वेश्चन सेक्शन ए में रहते हैं। देन 5 6 7 8, 6 7 8 ये चार क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो सेक्शन बी में होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन फिफ्थ जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कंपलसरी क्वेश्चन। क्या होगा? कंपलसरी। ये तो आपको करने ही करने होंगे। और इस कंपलसरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन भी और जो फिफ्थ क्वेश्चन है इनके हमारे पास पांच पांच पार्ट्स होते हैं। 3 4, 3 2 5 हो गए। सिमिलरली यहां भी कितने होते हैं? 3 4 5, पांच पांच पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट जो है 10 10 मार्क्स का होता है। और अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन भी क्या होता है? 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो आपको लगेगा मैम आप बोल रहे हो 250 नंबर का पेपर होता है, यहाँ तो 800 नंबर का हो गया कि 400 नंबर का सेक्शन ए और सॉरी 200 नंबर का सेक्शन ए और 200 नंबर का ही कौन सा सेक्शन बी। 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 50 का नंबर का एक क्वेश्चन। बट करना क्या है, इन जो 8 क्वेश्चन है इसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 में से 5। बट जो कंपलसरी है वो तो एनी हाउ करने ही होंगे, नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है। बाकी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन होते हैं इनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, पर एक कंडीशन है कि तीनों क्वेश्चन एक सेक्शन से नहीं हो सकते। अगर आप दो सेक्शन ए से सेलेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक आपको सेक्शन बी से सिलेक्ट करना ही करना होगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप सेक्शन बी से दो कर सकते हो कोई भी, और सेक्शन ए से आप कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टोटल आपको 250 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है जबकि 400 का है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो हम देखेंगे मेन पेपर से। तो मैं पेपर की पीडीएफ मैंने डाली हुई है और फिर हमने उसको सब्जेक्ट वाइज भी देखा हुआ है। चलिए पहले पीडीएफ वाइज देख लेते हैं। सो आई नीड टू रिमूव दिस वन। हाँ, सो पीडीएफ में अगर आप यहां देखोगे तो जो पहले वाला आपके पास है, पहला क्वेश्चन, ये जो मैं बता रही थी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इसके कितने पार्ट्स हैं? ए बी सी डी ई, 5 पार्ट्स हैं। पांचों पार्ट्स 10 10 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। यहाँ हम सिर्फ सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, टॉपिक वाइज अलग अलग देख लेंगे, वो भी मैंने अरेंज किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये लीनियर अलजेब्रा से है, सेकंड क्वेश्चन फिर से लीनियर अलजेब्रा से है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस का है।
टॉपिक हम बाद में देख लेंगे कौन सा है, जब मैं टॉपिक वाइज करूंगी, यूनिट वाइज। ये कैलकुलस से है, और ये फिर से कैलकुलस का क्वेश्चन है, कैलकुलस। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है हमारे पास ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब यहां से देखा आपने, हमारे पास सेक्शन ए में कौन सी यूनिट थी, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस और ज्योमेट्री, ये तीनों थी। तो जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें तीनों यूनिट की प्रेजेंस है। दो क्वेश्चन तो एक एक यूनिट से हो गए, फिर एक यूनिट के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बचा। तो कंपलसरी में तीनों यूनिट से क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा से है, सेकंड क्वेश्चन जो वो कैलकुलस से है, और जो थर्ड क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स इन्होंने दे रखे हैं, और दोनों ही किससे हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री से। सो 15 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा, 15 मार्क्स का कैलकुलस, और 20 मार्क्स का क्या है? ज्योमेट्री। यही आगे रिवर्स कर देंगे, कहीं जाके क्या कर देंगे, थर्ड क्वेश्चन में आपको 15 मार्क का लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, कैलकुलस 20 मार्क्स का मिल जाएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री फिर से 15 की। और जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा उसमें लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा 20 मार्क्स का हो जाएगा, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री कितने की है? 15-15 नंबर की। तो हर एक क्वेश्चन में आपको तीनों यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आप यूनिट तो कोई भी स्किप कर ही नहीं सकते। क्वेश्चंस में चॉइस है, यूनिट्स में कोई चॉइस नहीं होती। आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चलो देखते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड देखा, अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं। सेम चीज रिपीट होगी। थर्ड में पहला क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा है, सेकंड स्फीयर और सर्कल की बात हो रही है तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और ये वाला फिर से देखो, ये डबल इंटीग्रल का है और ये आयलर्स थ्योरम का है। तो ये क्या होगा? ये आपका कैलकुलस का क्वेश्चन है। सो यहाँ देख लिया होगा, 15 मार्क्स लीनियर अलजेब्रा, 15 मार्क्स ज्योमेट्री, 10 + 10 20 मार्क्स का क्या है? कैलकुलस है। फोर्थ क्वेश्चन में अब लीनियर अलजेब्रा ही बचा जो 20 का नहीं आया है। तो यहाँ देखो, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, और ये वाला ये लीनियर अलजेब्रा है। ये 12 + 8 20 मार्क्स हो गए। फिर से 15 मार्क्स का कैलकुलस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है पार्शियल, तो कैलकुलस 15 मार्क्स का, और ये ज्योमेट्री 15 मार्क्स की। सो सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको थ्रू आउट द पेपर देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेक्शन बी में मिल रहा है। सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है, इसके 5 पार्ट्स हैं, पांचों 10-10 मार्क्स के होंगे। पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो ओडी से ही है। थर्ड जो है ये सेंट्रल ऑर्बिट से है, सेंट्रल ऑर्बिट डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, डायनेमिक्स। और ये रोड्स वाला क्वेश्चन है, विच इज दिस कॉमन कैटेगरी पैरामीटर ऑफ सी। तो ये कॉमन कैटेगरी का आप स्टैटिक्स का क्वेश्चन कह सकते हो। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन है, एक स्टैटिक्स का एक डायनेमिक्स का। और ये क्वेश्चन फिर से क्या है? ग्रेड यू ग्रेड वी निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका वेक्टर एनालिसिस का। तो 5 क्वेश्चंस में से 2 ओडी के, 2 एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स और एक वेक्टर एनालिसिस का। अब 6th क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन लैपलेस वाला है, और बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, वो हम टॉपिक वाइज देखेंगे तब जाएंगे। बट लैपलेस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये है हमारा, हाँ, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो ये क्वेश्चन है हमारा वेक्टर एनालिसिस का। तो वेक्टर एनालिसिस भी हो गया। यहाँ फिर से वही डिस्ट्रीब्यूशन है, एक फर्स्ट यूनिट से, एक सेकंड यूनिट से, एक थर्ड यूनिट से। और इसका एक पार्ट ये 10 मार्कर है, एक पार्ट नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। तो यहाँ 2 जो पार्ट्स बनाए हैं वो हमारे को मिल रहे हैं इसके अंदर वेक्टर एनालिसिस से। देखो ये वाला रहा, यहाँ से आपको कर्ल और डाइवर्जेंस उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 7th और 8th में भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से solid sphere rest inside a fixed rough and hemispherical bowl of twice radius, it is amount to, तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले से क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। ये क्या हो गया? स्टैटिक्स का क्वेश्चन। फिर ग्रीन्स थ्योरम, वेक्टर एनालिसिस, और
यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन है, जो अभी हमने रिसेंट वीडियो डाली थी उसमें फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, और ये हायर ऑर्डर इक्वेशन हो गई। तो तीनों ही सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल फिर से यही, स्टैटिक्स 15 मार्क्स का, वेक्टर एनालिसिस 15 मार्क्स का, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 20 मार्क्स के। सेम डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इस बार क्या है, जो क्वेश्चन आपको डायनेमिक्स का मिलेगा सेंट्रल ऑर्बिट से, वो 20 मार्क्स का है। सेंट्रल ऑर्बिट वाला है डायनेमिक्स से, सो ये 20 मार्क्स का है। और सेंट्रल ऑर्बिट नहीं है, सॉरी, ये है हमारा मोशन इनसाइड ए सर्कल, मोशन इन ए सर्कल। सर्कल या स्फीयर के अंदर जो मोशन होता है उस पे क्वेश्चन है, डायनेमिक्स का है। ये पहला क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 15 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन फिर से वेक्टर एनालिसिस, गॉस थ्योरम पूछी है, एक जगह गॉस थ्योरम पूछी है, एक जगह इसमें जो था ग्रीन्स थ्योरम पूछी है। बिल्कुल परमानेंट क्वेश्चंस हैं, हर बार आते ही आते हैं, दोनों में 15-15 मार्क्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम। देख रहे हो आप, 30 नंबर का सिर्फ एक टॉपिक से पूछा हुआ है। सो ये वाला जो हमने देखा है, ये हमने देख लिया कि पेपर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम रही है। ओवरऑल अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप टोटली देखना चाह रहे हो कौन सा कितने मार्क्स का है, तो मैं फिर से लिख रही हूँ, लीनियर अलजेब्रा यूनिट्स लिख लेते हैं एक बार, लीनियर अलजेब्रा। देन हमारे पास, तो चलो ये टॉपिक वाइज ही देख लेंगे कि कौन सा कितने का आया। आगे हमने टॉपिक वाइज किया हुआ है तो वहां से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, ये है हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, और एक नेक्स्ट पेज पे मिलेगा 20 मार्क्स का। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना है, 20, 30, 50 और 20, 70, 70 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा। और क्वेश्चन क्या पूछे हैं वो देखो। पहला, 3 वेक्टर्स दे दिए, आपको वेरीफाई करना है कि क्या आप इसको एक्सटेंड करके R4 की बेसिस बना सकते हो। एक वेक्टर ऐड करना है, एक्सटेंशन थ्योरम का यूज करना है, एक्सटेंशन थ्योरम, राइट। देन ये वाला क्या है, रैंक, नलिटी, कर्नल एंड सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये चीजें निकालनी है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद उसके आप रेंज, रैंक, कर्नल, नलिटी चारों चीज निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि लेट टी R3 टू R2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दिस। आपको सिर्फ क्या दे रखी है, एक R3, ये जो एलिमेंट्स हैं ये R3 की बेसिस है, और बेसिस की इमेजेस दे रखी है R2 तक। तो उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी की ट्रांसफॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो एक 15 मार्क का क्वेश्चन देख लिया। ये इससे इजी क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलेगा, डायरेक्टली एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये भी नहीं कहा रैंक निकालो और करो, सिर्फ क्या निकालना है, एक्लन फॉर्म, HELON, एक्लन फॉर्म निकालना है। रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के या कॉलम ऑपरेशन जो भी आप लगाना चाहते हो, किसी एक को यूज करके आप एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। और ये रहा जो मैं कह रही थी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, 12 नंबर का। सबसे इजी, बहुत इजी, A माइनस लैम्डा आई से करके निकालो। तो लीनियर अलजेब्रा अगर आप देखोगे तो बहुत इजी आया है। और ये अगर हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल में दिक्कत आए, तो यहाँ आपको प्रूफ करना है, यहाँ आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ आपको डायमेंशन और ये वाला तरीका निकालना चाहिए था। तो 8 मार्क्स का यहाँ पे प्रूफ पूछा गया है। यूजुअली लीनियर अलजेब्रा से अब तक इतने ज्यादा प्रूफ पूछ नहीं रहे थे, बट एक इस बार पूछा है, तो हमें थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हाँ, कुछ प्रूफ भी पूछे जा सकते हैं। बाकी जिसने मेरे से क्लासेस ली है तो उनको थोड़ा आइडिया था होगा कि कैसे कैसे इसको डील कर सकते थे। हमने बहुत ज्यादा प्रूफ किए हैं लीनियर अलजेब्रा के, उनमें से सेम बेसिस पे चलेगा। एक जगह हमने किया था जो रैंक नलिटी थ्योरम होती है उसका प्रूफ हम करते हैं, और उसी बेसिस पे आप इसका प्रूफ भी कर सकते थे। एक्सटेंशन थ्योरम का यूज करके हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए जरूरी है कि आपको ये क्वेश्चन स्पेस है ये पता होना चाहिए, इसको कैसे लिखते हैं। तो 70 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा देखने को मिला है।
उसके बाद कैलकुलस का अगर हम वेरी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन देखें मार्क्स का, तो पहला क्वेश्चन जो है ए रेक्टेंगुलर सीड, ये क्या है, मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल टॉपिक रहता है और वो उसी तरीके से इसको पूछा है, बस थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में पूछ लिया तो आपको पहले स्टेटमेंट फॉर्मेशन में थोड़ा इश्यू आ सकता है, बट उसके बाद इजी क्वेश्चन है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये दे रखा है, और यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साथ में इन्होंने कहा है एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी रियल एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों इक्वल टू जीरो लूं, क्योंकि एक्स एंड वाई तो रियल नंबर है, फॉर एनी रियल एक्स, so x and y belongs to real ना, so let x and y equal to zero, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, f of जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, इधर भी जीरो हुआ, f of जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो स्क्वायर। अगर मैं एफ ऑफ जीरो कॉमन लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो, बट यहां से आपके पास आ रहा है या तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, इन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी, तो आपके पास आ गया एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। उसके बाद इन्होंने कहा है एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल टू टू, एफ डैश जीरो भी आपको दे रखा है, वो टू है। उसके बाद शो दैट फॉर ऑल रियल एक्स, कि ये होगा, इसका डेरिवेटिव करके ये दिखाना है आपको और फिर एफ एक्स को फाइंड आउट करना है, तो ये दो कंडीशंस हमें यूज करनी है और उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था, ये डायरेक्टली क्या है, डिफरेंशिएशन वाले से क्वेश्चन से है और कुछ नहीं। ये मीन वैल्यू थ्योरम का बहुत प्रोडिक्टेबल रहता है, हमेशा इसी तरीके से करना होता है, तो आप इसको भी इजीली कर सकते थे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके। ये डबल मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ये डबल इंटीग्रल का है। बहुत इजी सरफेसेस दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको सिर्फ लिमिट्स निकालनी है और उसके बाद क्या करना है कि इस रीजन से जो जो बाउंडेड है उससे आप उसका एरिया निकाल दो, डबल इंटीग्रल यही तो निकालना है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। डबल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन था ये। आयलर्स थ्योरम जैसा कुछ है कि एक फंक्शन दे रखा है और उसमें कुछ नहीं, इसके पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करो और फिर इन इक्वेशंस को सोल्व करो। अगर डायरेक्टली आपसे नहीं होता है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो। यू तो आपके पास है ही, तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकालेंगे, कर्ल यू बाय कर्ल वाई निकालेंगे और फिर इसको राइट हैंड साइड जैसा बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे ये सारी टर्म्स निकालो और उसको पुट करो, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं हमें, तो डेफिनेशन लगा लगा के आप इसको यूजुअली निकाल सकते हो। देखो इससे इजी कुछ नहीं पूछ सकते, वो आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं पूछ रहे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, नहीं, ये सिर्फ क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये तो हम फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, राइट। सो अगर हम रियल और लीनियर अलजेब्रा की अब तक बात करेंगे, नॉट रियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा की, तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां आप अटक सकते हो, बट कीपिंग इन माइंड कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, वो बहुत कम मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम भी चॉइस नहीं है आपके पास, होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है, कैलकुलस भी आप ऐड कर लीजिएगा, 70 मार्क्स का था, एनालिटिकल ज्योमेट्री 6 आपके पास आपको मिलेगा 15 15 30 और 60 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि जो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है ना, वो एक को तो कम मिलता ही है कंपलसरी वाले में, दो ही यूनिट को दो दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक को 10 का, बाकी पैटर्न सेम रहता है। तो दो जगह आपको 15 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन मिलेंगे, एक का 10 में। जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक यूनिट से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो दो क्वेश्चन में एक यूनिट से 15 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक में 10 मार्क्स 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स वाला को इन्होंने दो दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया 10 10 मार्क्स का, और इसी वजह से पेपर इजी हो गया कि 10 10 मार्क्स करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन दे ही नहीं पाए। अब ये 10 मार्क्स वाला देखते हैं यहाँ से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज दिस वन, वर्टेक्स दे रखा है और गाइडिंग कर्व दे रखी है। जो बेस क्वेश्चन होता है ना वही होता है यहाँ से कोन का, बहुत इजी क्वेश्चन। स्टार्टिंग में पहले लेक्चर अगर कोई कोन पे स्टार्ट करेगा तो वो बेस क्वेश्चन यही से स्टार्ट करेगा कि कैसे करना है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर whose generators are parallel to this line and passes through the curve this one।
तो यहाँ भी काइंड ऑफ गाइडिंग कर्व दे रखे हैं और आपको जनरेटर पैरेलल टू दिस लाइन दे रखे हैं, तो जनरेटर के आपको क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशियो मिल गए। सिर्फ इक्वेशन निकालनी है सिलेंडर की, ये भी सेकंड से हम कंडीशन ले लेंगे, यहां से हम सिलेंडर की इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये भी क्या है, बेस क्वेश्चन है सिलेंडर का। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है भाई, कोई भी जनरल पॉइंट निकालो, दो लाइन है अगर ऐसे है, इसका भी जनरल पॉइंट निकालेंगे, इसका भी जनरल पॉइंट निकालेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, वो जो लाइन बनेगी इन दोनों से जनरल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, वो लाइन दोनों लाइंस की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के जो आपको इसका भी जनरल पॉइंट पता है, इसका भी जनरल पॉइंट पता है, क्या इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो निकाल दो। अब ये डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इसके साथ भी जीरो आएगा, इसके साथ भी, क्योंकि जब परपेंडिकुलर लाइन होगी तभी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल चाहिए थे, एक वेरिएबल जो आपने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया जनरल पॉइंट लिखते टाइम। दोनों वेरिएबल निकालो, जनरल पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों के स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएंगे कि यहाँ कौन सा पॉइंट है, यहाँ कौन सा है, तो दोनों की डिस्टेंस निकाल दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्कल दिस एंड टचेस द प्लेन दिस। क्या होता है, अगर सर्कल से पास करने वाली निकालनी हो तो दिस इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, ये स्फीयर प्लस प्लेन मिलके ही तो सर्कल बनाता है। तो स्फीयर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन इक्वल टू 0 करके हमारे पास क्या आ जाएगी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्फीयर की। बट वो लैम्डा तो हमें निकालना पड़ेगा, लैम्डा निकालने के लिए देखो ऐसे कुछ है कि अब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू दिस, तो ऐसे कुछ निकालना है, और ये एक प्लेन से पास कर रही है, तो जो इसका सेंटर होगा इससे आप लाइन बना के, और वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो क्योंकि वो इसके टेंजेंट आएगा ना, तो वो कंडीशन लगा दो इस प्लेन से, और उसके बाद आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी है अगर आपने अच्छे से किया है। नेक्स्ट है, शो दैट नो टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस कैन बी पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन दिस वन। तो पहले हम इसके टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, S1 इज इक्वल टू, क्या होती है टेंजेंट प्लेन, S1 ओनली, मतलब एक्स स्क्वायर जहां होता है तो उसको x1 लिखते हैं, y होता है तो y1 लिखते हैं, प्लस z होता है तो z1, और -4x है तो इसको -x2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, मतलब x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, और इस तरीके से हम जनरल टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे, और फिर दिखाएंगे कि इसका जो पॉइंट है, वो जो जनरल पॉइंट है वो इस पे कहीं भी लाई नहीं करता। तो इस तरीके से हम दिखा पाएंगे कि वो कहीं से भी स्ट्रेट इस स्ट्रेट लाइन से पास नहीं करता है, जो टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन था एनालिटिकल ज्योमेट्री से। अगर मुझसे पूछोगे तो इससे इजी एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैराबोलॉइड, देन हाइपरबोलॉइड, वो वाला सेक्शन तो पूछा ही नहीं है जहां स्टूडेंट को 3D इमेजिन करने में दिक्कत आती है। यहाँ आपको किसी भी चीज की कोई इमेजिनेशन नहीं करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टेंजेंट कहाँ से पास करेगा, कितने इसके नंबर ऑफ नॉर्मल्स बन सकते हैं, कितने पॉइंट से पास होगा। तो वैसे चीजें कुछ पूछी नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको कहीं भी डायग्राम नहीं बनाना इतना ज्यादा। ये इसमें आप थोड़ा सा बना सकते थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला अगर आपको बनाना हो, रेस्ट आपको सिर्फ थोड़ी सी इमेजिनेशन होनी चाहिए, बाकी कहीं भी आपको 3D लेवल पे नहीं सोचना है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री और बेस क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ये वाला बिल्कुल बेसिक है, ये वाला बेसिक क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये वाला भी हम करते हैं। स्फीयर जब आप कर रहे हो तो इस लेवल के क्वेश्चन तो आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं। और लास्ट वाला हो सकता है कि यहाँ किसी को थोड़ा समझ ना आए कैसे करना है, बट जिसने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल दी उसके बाद इसके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालना स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है कि एक्स स्क्वायर को x1 लिखो, वाई स्क्वायर को y1 लिखो, जेड स्क्वायर को z1 करो, x को x प्लस x1/2 करो, एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से आप इसको भी प्रोसीड कर सकते थे। सो सेक्शन ए बहुत ज्यादा इजी है, आप यहाँ से ना आपको दिक्कत आनी चाहिए थी कंपल्सरी क्वेश्चन में, और ना ही दो क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। अगर किसी का सेक्शन ए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको पहले 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन यहीं से सिलेक्ट करने चाहिए थे। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या क्या हमें देखने को मिला है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने मार्क्स हैं, 10, 10, 15, 20, वही
और एक क्वेश्चन आगे भी मिलना चाहिए आई थिंक, अगर दो 10-10 मार्क्स है। हाँ ये रहा, एक 15 मार्क्स का अलग भी है। तो टोटल 70 मार्क्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं। कौन से टॉपिक से हैं? तो पहला सोल्व दिस वन, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। और इसको कैसे सोल्व करोगे? तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस दिस वन, ये पी स्क्वायर है, ये माइनस पी है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इंटू पी। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो सोल्वेबल फॉर पी से, मेथड सोल्वेबल फॉर पी। ये सीरीज तो हमने ओडी की यूट्यूब चैनल पे भी चला रखी है, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते थे कि यहाँ इसको कैसे सोल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट फैक्टर बनाने में कामयाब हो पाते हैं, तो फिर तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक के तो आप वैसे भी नहीं बना सकते हो। पी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे तो कर ही सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दो पी के रूट्स आ जाएंगे आपके पास, एक को dy बाई डी एक्स, दूसरे को भी उसी तरीके से करेंगे, और इसी तरीके से क्या होगा, आपके पास इसके लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। लीनियर फैक्टर्स को अलग अलग इक्वेट जीरो करके सोल्व कर लेना है, और फिर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करके सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये वाला फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्होंने कहा क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्सेस whose axis coincide with coordinate axis। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर उसका एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेट कर रहा है तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स है जिनको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो दो बार डिफरेंशिएशन करो, ए और बी को रिमूव करो, बस, और तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन ना यूपीएससी चाहते तो मुश्किल बना सकते थे, पर बनाया नहीं। कैसे? देखो, इन्होंने फॉर्मूला ही खुद दे दिया। इफ एफ एस एंड जी एस आर द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एंड जी टी रिस्पेक्टिवली, अगर ऐसा हो तो इसका लैपलेस ये होता है। और फिर कह रहा है कि यूजिंग दिस रिजल्ट सोल्व दिस वन। तो इन्होंने खुद फॉर्मूला बता दिया कि आपको क्या करना है, तो सीधा क्या करेंगे, लैपलेस अप्लाई करो। लैपलेस ऑफ वाई टी इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ टी प्लस लैपलेस ऑफ दिस इंटीग्रल 0 टू टी वाई एक्स साइन ऑफ टी एक्स टी माइनस एक्स dx। यहां से करेंगे, ये क्या हो गया, लैपलेस ऑफ टी, क्या होता है लैपलेस ऑफ टी वैसे, 1/s²। 1 का 1/s होता है, अगर s में लिख रहे हो तो 1/s² प्लस इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, ये कह रहा है एफ एक्स वाई को एफ एक्स ले लो और साइन एक्स को क्या ले लेंगे, जी एक्स। तो ये होता है एफ ऑफ, मतलब लैपलेस ऑफ फर्स्ट वन, लैपलेस ऑफ वाई एक्स, तो वाई टी हो जाएगा एक्स की जगह, इंटू लैपलेस ऑफ साइन टी। बस इतना ही तो करना था। लैपलेस ऑफ साइन टी का यहाँ क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज करके, और उसके बाद लैपलेस ऑफ वाई टी तो निकाल के आपको लैपलेस ऑफ वाई टी एक साइड कर लो, और उसके बाद लैपलेस इनवर्स ले लेना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सोल्व। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजियर साइड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द जनरल सॉल्यूशन फॉर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। फिर से ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। ऑर्डर अब भी चेंज नहीं हो रहा, ये क्या है, 1 माइनस पी 1 प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 27/8a एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस पी क्यूब। ये वाला क्वेश्चन है। तो यहां से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो अब भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन। तो ये भी क्या है, आप सोल्वेबल फॉर पी से कन्वर्ट कर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या यहाँ पे आप इसको क्लैरिट्स वगैरह में भी कम कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो उसको करना, तो आप वो तरीका भी यहाँ पे अपना सकते थे। अब इसका सेकंड पार्ट रहता है, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, एक्स क्यूब इंटू दिस वन। और ये क्या है, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां हम क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड, या log z पुट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड, और उसके बाद क्या होता है,
एक्स डी बाई डी एक्स ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा डी में, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमारा कन्वर्ट होता है डी माइनस डी इंटू डी माइनस वन और सो ऑन। इस तरीके से हम करते जाते हैं। तो वहां डी क्या होता है, डी बाई डी जेड। और इसके बाद इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, सोल्व हो जाएगी। आप दूसरे तरीके से कह सकते हो जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक ही बात है, मैंने पहले लॉग वाला बता दिया था। तो जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स में ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस थ्री डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ई रेज टू पावर जेड, और log x क्या है, जेड ई जेड। बस इसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको सोल्व करो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालो, उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, बहुत इजी हो जाता है। और वापस फिर जेड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे कि इसको जिस फॉर्म में होगा जेड इज इक्वल टू log x पुट करते जाओ और आप रिप्लेस कर लोगे। सिमिलरली आपको यहां से करना था। ये अब क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से कह रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछते ही पूछते हैं। तो रोन्सकिन निकाल के उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालो और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। सो दैट वाज इट विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली बार इन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया था, यूनिकनेस थ्योरम पूछ ली थी, बट इस बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन काफी प्रेडिक्टेबल लाइन पे है। प्रेडिक्टेबल भी मतलब डुएबल है, ये भी नहीं है कि आपकी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप यहाँ किसी स्टेप में अटक सकते हो, नहीं, बहुत ज्यादा इजी टाइप से चीजें पूछी हुई है, तो कहीं अटकने के चांस नहीं है। अब नेक्स्ट वाला यू वी डब्ल्यू की तीन वैल्यूज दे रखी है, शो करना है दैट ग्रेड यू ग्रेड वी एंड ग्रेड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। तो तीनों के ग्रेड यू निकालो, ग्रेड वी निकालो, ग्रेड डब्ल्यू निकालो, और उसके बाद उसका क्या करना है, आई जे कैप वाले कोफिशिएंट्स को लेके को उसकी मैट्रिक्स बनानी है, और उसका डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ग्रेड यू ग्रेड वी ग्रेड डब्ल्यू निकाल निकाल के उसके बाद क्या करना है, उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ और फिर कह दो कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, और दैट इज व्हाई दे आर कोप्लेनर। बहुत इजी, कुछ नहीं करना होता, ग्रेड यू ग्रेड वी ग्रेड डब्ल्यू तो इजी होता है ना। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट दिस वन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई निकालना है और वो पॉइंट बता दिया वन वन माइनस वन पे, और एब्सोल्यूट बोली है तो मॉडुलस भी ले लेना उस वैल्यू का। इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अब ये ठीक है कि सिर्फ ये नहीं निकालना, इन द डायरेक्शन निकालना है। तो जो वेक्टर ये आएगा उसको इस कर्व के यूनिट वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो आपको डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व का टेंजेंट निकालो। अब थोड़ा सा ये आपको थोड़ा ट्रिक वाला है, क्योंकि पहले वाला तो बिल्कुल ही 5 नंबर का है। सो इसका टेंजेंट निकालो, ये डेल फाई निकालो, डॉट इसका जो टेंजेंट आएगा उसका यूनिट क्या है, एट पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो पे निकालना है, राइट। तो ये पॉइंट से, और इसका टेंजेंट कैसे निकालोगे, अरे कर्व बना लो ना, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो वो टेंजेंट आ जाएगा। एट पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो निकालना है तो टी इक्वल टू जीरो पुट करो और उसका फिर यूनिट वेक्टर बना लो। सेकंड में सिर्फ आपको कर्ल और डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज का यूज करना है और ये इक्वेशंस आपकी प्रूव हो जाएंगी। तो आपको बस यहाँ पे कर्ल और डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, सो यू कैन सॉल्व दैट। फिर ग्रीन्स थ्योरम और गॉस थ्योरम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं कि पूछेंगे ही पूछेंगे। ग्रीन्स थ्योरम पूछा, बट इस बार इजी क्या था, ग्रीन्स थ्योरम भी जो पूछी है, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक लाइन है, एक पैराबोला है, तो आप यहाँ पे ना उसका डायग्राम इजीली बना सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला होता है, ये वाला, क्या एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस वाई की वैल्यू आएगी, ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है। सो ये वाले रीजन में आप जो करोगे वहां से आप निकाल सकते हो, राइट। और यहाँ से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में ये भी क्या दे रखा है, आपको तीनों वैल्यूज दे रखी है, तो यहाँ आपको लिमिट ही नहीं निकालनी, आपको जेड की लिमिट भी पता है, एक्स की भी पता है, वाई की भी, जीरो टू ए जीरो टू बी जीरो टू सी, इजिली आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई दोनों तरीकों से निकाल के।
तो इससे ज्यादा इजी आज तक इन्होंने गॉस और डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं पूछी है। कई बार इनका सरफेस थोड़ा उल्टा सीधा दे देते हैं, आपको उस टाइम अज्यूम करना पड़ जाता है कि कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, बाहर आएगा, इनसाइड आएगा, तो वहां थोड़ा सा वो होता है। तो अब तक के जो 5 यूनिट देखिए ना, इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको छोड़ना पड़े। तो अब जो एक क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है सेकंड सेक्शन में, वो डिसाइड होगा कि आपको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का कौन सा पार्ट आता है, राइट। तो अगर आप इसके ये एक दो क्वेश्चन थे, ये तो कंपलसरी में आते हैं, तो यहाँ तो आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट चॉइस यहाँ हमें चाहिए भी नहीं थी। ये क्या है, प्रूव दैट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ट्रेवल, ये सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट वाला। और इसकी खास बात यही है कि सेंट्रल ऑर्बिट के सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, तो आपको वो स्टार्टिंग इक्वेशन स्टार्ट होने के बाद आप इसको इजीली कर सकते थे। ये गिवन दैट ए एंड बी, ये कॉमन कैटेगरी का क्वेश्चन है। कॉमन कैटेगरी के सारे मिला के हमारे पास क्या है, 6 से 7 फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद है और आपने इसका डायग्राम अच्छे से बना लिया, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ उन फॉर्मूलाज को यूज कर करके हमें यहाँ पे क्या है, ये चीजें प्रूव करनी थी बस। और जो क्वेश्चन प्रूव करना है ना, वो देख के भी पता चल जाता है कि आपको इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमें y वाला फॉर्मूला यूज करना है, y इज इक्वल टू सी इंटू कोस हाइपरबोलिक, जो ये a बाई सी है, तो इस वाले तरीके से हम लगा सकते थे। कोस हाइपरबोलिक की एक इक्वेशन होती है ना y के फॉर्मूला में, तो वो यूज होगा कहीं ना कहीं, उस तरीके से आपको इसको डील करना था। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, बहुत प्रोडिक्टेबल रहता है। सो ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से होना चाहिए था कि इतना नीचे आता है और होता है, फिर कितना नीचे आगे रिलीज करें या फिर सेम पॉइंट पे आए कि टाइम ये हो जाए। तो सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन लिखे, वहां से आपको टाइम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है, एक solid sphere rests inside a fixed rough and hemispherical bowl of twice radius. If a large amount of weight whatsoever it is attached to the highest point of the sphere, then show that equilibrium is stable. तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। वहां दो ही टाइप की है कि बॉडी ऊपर है या नीचे है, 1/r, 1/h इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू में या ग्रेटर देन इक्वल टू में आप देखो याद रहनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन लगानी है, और वो सारी चीजें करने के बाद यहाँ से आप स्टेबल अनस्टेबल वाला कर सकते थे। तो अब बस एक आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। हेमिस्फेयर बाउल है तो उसकी रेडियस वगैरह क्या होती है, वो वाले तरीके से आपको ये सारी चीजें डील करनी थी। ये क्वेश्चन अगर किसी ने की कर रखा होगा टॉपिक, तो मुश्किल नहीं था। अगर नहीं कर रखा होता देन दैट इज एन इश्यू, फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये वाला, अगर किसी ने ये किया है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इनसाइड ए सर्कल, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, एक क्या होती है, थ्योरम ही होती है। ये वाला क्वेश्चन आपको एज ए थ्योरम मिलेगा। बट अगर किसी ने ये टॉपिक ही नहीं किया है, फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं डिसाइफर कर सकते। तो पूरे पेपर में अगर आप मेरे से पूछोगे कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा था, तो ये थोड़ा स्टैटिक्स डायनेमिक्स का पोर्शन हमें देखने को मिल सकता है। पर जिस बच्चे ने स्टैटिक्स डायनेमिक्स अच्छे से किया है, उसको तो यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। पर कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं कि फिजिक्स का पोर्शन है मैम, नहीं हो पाता, मैम हमें फिजिक्स आती ही नहीं है तो कैसे करें। तो फिजिक्स का पोर्शन जैसा कुछ तो नहीं होता। जिस जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ा है उसको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पर्टिकुलरली जो 20 मार्क का क्वेश्चन है, एज इट इज हमने क्लास में किया हुआ है, बोर्ड के ऊपर किया हुआ है। तो ये वाला थ्योरम भी हमने किया था बहुत बार ऐसे, कि वेलोसिटी यहाँ तक चाहिए तो क्या होगा कि इधर वापस आ जाएगा, क्या हो कि यहाँ से रिट्रेस कर जाए, या फिर कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो यहाँ आएगा। तो ये सारा तरीका वहीं लगाना था। बट अगर किसी ने नहीं किया है तो फिर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। और यही मैं कह रही थी कि डायरेक्टली 20 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, और इसी वजह से इसका डिफिकल्टी लेवल इतना है। बाकी पूरे पेपर में आपको कहीं भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिल रहा। जहां उनको 20 मार्क्स पूछने थे एक यूनिट से, उन्होंने 10+10 करके 2 यूनिट दे दिए, 2 पार्ट दे दिए उस क्वेश्चन के। और इसी वजह से एंटायर पेपर क्या है, डुएबल रेंज में आ जाता है, आप इजिली कर सकते थे। तो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स वाले पोर्शन में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस करने को मिले एक पार्ट्स चूज करने में कि, बट जितना मुझे लगता है कि अगर किसी ने अच्छे से रिलीजियसली पढ़ा है, तो हार्मोनिक मोशन वाले क्वेश्चन में या फिर स्टेबल अनस्टेबल वाले में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो
पीवाईक्यूज के बेसिस पे भी है तो आप वहां से भी कर सकते थे, कहीं ना कहीं शायद इसी बेस पे एक पास्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। और आपने अगर थोड़ा सा स्टैटिक्स अच्छे से किया होगा तो फिर आपको दो करने में भी इनमें से दिक्कत नहीं आएगी। सो ओवरऑल लेवल पे अगर आप पेपर वन की बात करोगे तो पेपर वन में आप इजीली, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो 450 प्लस अटेम्प्ट हर हाल में करके आगे। 450 प्लस, अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से की है, तो आप यहाँ पे 480 भी कर सकते हो। 20 मार्क्स का लीव मैं इस वजह से दे रही हूँ कि कोई कभी कभी क्या होता है कि एक की कैलकुलेशन नहीं होती और नहीं होता, दो क्वेश्चंस में ये फेस करने को मिल जाता है। तो 450 तो फिर भी आप हर हाल में करके आते। बट थोड़ा सा हाँ, पेपर इजियर साइड पे है तो पेपर वन में यहाँ पे थोड़ी सी स्केलिंग भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। यूजुअली 7.7 के आसपास रहती है, तो इस बार ये कहीं 0.6 से 6.65 के बीच में भी रहने के चांसेस हैं। पेपर इजी है आज कंपेरेटिवली, अगर लास्ट ईयर देखोगे तो ये पेपर ज्यादा इजी लगा। हो सकता है कि बाहर से देखने पे लग रहा हो, बट अगर आप डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखोगे, ज्योमेट्री में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, कैलकुलस में सब कुछ ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था, लीनियर अलजेब्रा में सब कुछ प्रेडिक्टेबल लाइंस पे हैं। सिमिलरली स्टैटिक्स डायनेमिक्स में भी बहुत ज्यादा इन्होंने तोड़ मरोड़ कहीं की नहीं है, डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछे हैं। तो दैट इज वाई ये सब कुछ मेरे को इस एनालिसिस पे कंक्लूड करने को कहते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल है। अगर किसी को थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि पेपर में करना अलग बात है, एग्जाम प्रेशर भी होता है, तो हम इसको डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट। और रही इसके बाद सॉल्यूशंस की, तो टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस मैं आपको विद इन सम टाइम प्रोवाइड करवा दूंगी। एक एक वीडियोस हर हर एक यूनिट में हम बना लेंगे और सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पेपर टू डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि उसमें से क्या पूछा, कितने मार्क्स का था, कैसा उसकी डिफिकल्टी लेवल था, और फिर हम उसका धीरे धीरे क्या करेंगे, दोनों पेपर्स के सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, और आगे की वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।